हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। हम लोग इस समय पेपर प्रिपरेशन का सिलसिला शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट डिस्कस किया है अभी तक। ह्यूमन वैल्यू या फिर पूरा नाम बोले तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स, ओके। और माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का और ह्यूमन वैल्यू का जो भी 2-3 पार्ट्स हमने डिस्कस किया है वो प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के उसका अपलोडेड है चैनल पे, हमारे पीसी फार्मा पे। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर देखिए। ओके, तो चलिए आज जो है 4th यूनिट का माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी वे में, है ना। वैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, एक बार ये वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे तो आपके कुछ कन्फ्यूजन अगर रहेंगे छोटे मोटे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। ओके, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर पाए। और वीडियो के थंबनेल पे ही लिखा होगा द कन्फ्यूजन क्लियरिंग वीडियो। ओके ब्रदर, चलिए। और हाँ, मैं ये बता दूं कि 1-2 दिन में और भी जो अदर सब्जेक्ट है उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है सीरीज अपलोड कर दूंगा, या फिर सिर्फ क्वेश्चन सेट करके उसको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा एक नज़र, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो भी रहे क्लियर हो जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये आने वाला है, ये उसमें रहेगा, डिस्कस हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं क्या है मैटर। आते हैं यूनिट 4th अपना जो भी है मैटर। देखिए इसमें है, आप सिलेबस देखे लेके बैठा करिए, थोड़ा सा आप टचअप कर पाएंगे। लिखा है पहला क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एसेप्टिक रूम इन प्रॉपर डिटेल्स। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, डिस्कस द मेथड फॉर प्रिवेंशन रिड्यूस ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। और करके चाहिए पूछेगा, चाहिए पूछ देगा कि डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑन एसेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन, है ना। बात एक ही है, दोनों में बात एक ही, क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग है कि हमें मेथड बताना है प्रिवेंशन या फिर रिड्यूस करने कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, कि हम कैसे एसेप्टिक एरिया जो रूम बनाते हैं उसमें कैसे अपना जो भी कंटामिनेशन, यानी कि सीधे सीधे बोल दीजिए प्रदूषण का। तो प्रदूषण में क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी अनवांटेड चीज़ें जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसे प्रदूषण बोल देते हैं या फिर पोल्यूशन बोल देते हैं। और इस कंटामिनेशन का मतलब है जो माइक्रोब्स इंटर करते हैं उसकी वजह से चीज़ें खराब होने का डर रहता है, उसे कंटामिनेशन कह देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें ये बताना है। तो दोनों क्वेश्चन में से एक पूछ देगा, बेस दोनों का मीन एक ही है, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम और आप दोनों तैयार हो जाएगा। बस 3 क्वेश्चन है चौथे यूनिट में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ इरिथ्रोमाइसिन या फिर एंटीबायोटिक विद प्रिंसिपल। या इरिथ्रोमाइसिन डायरेक्ट लिख सकता है सिर्फ, या फिर एंटीबायोटिक लिख सकता है। तो इरिथ्रोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक ही तो है ना। तो बात एक ही है, तो ये हमें इससे बताना रहेगा, आकलन करके जांच करके कि कैसे क्या ये पता चलता है। और इसी को ये देखिए, एक मेथड आप पढ़ लेंगे, ये भी 3 क्वेश्चन है, लेकिन एक मेथड पढ़ लेंगे, एक को बस करना, तो वो सेम जो है, कुछ प्रिंसिपल बस डिफरेंस है और सेम टेक्निक है करने का। तो ये डिस्कस कर लेंगे इजी वे में, आपको तीनों मैटर समझ आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, और बने रहिए अंतिम क्षण तक इस वीडियो के। देखिए पहला है, डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एसेप्टिक रूम इन प्रॉपर डिटेल। तो पहले समझ लेते हैं एसेप्टिक रूम क्या है ब्रदर, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि ये एक रूम, आप रूम जानते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर रेक्टेंगल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में होता है ना, प्रॉपर। तो इसमें जो है एसेप्टिक रूम तो समझ रहे हैं आप, एक प्रॉपर जो है वॉल चारों तरफ से रहेंगे, सराउंडेड रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, ऊपर जो है सीलिंग या फिर रूफ रहेगा, जो उसको जो बोला जाता है उसे हम रूम बोल देते हैं, है ना। चारों तरफ से दीवार रहे और ऊपर छत रहे, उसे रूम बोल देते हैं। लेकिन एसेप्टिक वर्ड जो जुड़ा है, तो एसेप्टिक का मतलब होता है ना फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स वाला रूम, यानी कि उस एरिया में, उस पूरे रूम में माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, नहीं पाए जाएंगे। तो आप पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम ये सब समझ रहे हैं कि कैसे क्या हम इंडस्ट्री लेवल पे, लेबोरेटरी लेवल पे टेक्निक पढ़ते हैं, ताकि हम प्रॉपर दवाई वगैरह ये सब चीज़ों का फार्मुलेशन कर पाएँ विदाउट कंटामिनेशन, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं ना, एक ऐसा रूम होता है हमारे घरों में जो पूजा गृह जिसे पवित्र करते हैं कि हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मत करो, हरकत मत करो, समझ रहे हैं। उसमें सामान वामान जो फिक्स रखा जाता है कि हाँ, यही सामान सिर्फ उस रूम में रखा जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है। वैसे सेम एक पूरे इंडस्ट्री में एसेप्टिक रूम होता है, जिसमें एक सब चीज़ें एकदम फिक्स रहेंगी, प्रोफार्मा फिक्स रहेगा कि इसमें देखिए यही इक्विपमेंट रहेंगे 8-10, इसमें कितने लोग आएंगे जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये सब चीज़ें फिक्स होती है एसेप्टिक रूम इंडस्ट्री में एक पूरे, और एक घर में पूरे हमारे मंदिर रहता है, एक पूरे इंडस्ट्री में एक एसेप्टिक एरिया या फिर एसेप्टिक रूम रहता है। समझ गए बात। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखिए यहीं पे एग्जैक्ट हम लोग देख लेंगे क्या है मैटर, फटाफट कवर करते हैं। आप लोग स्पीड वगैरह अगर तेज होगा तो स्लो करके भी देख सकते हैं। देखिए एसेप्टिक एरिया क्या है, ये वाला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। एन एसेप्टिक एरिया इज एन रूम विद इन ए क्लीन एरिया डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड यूज टू प्रिपेयर ऑफ प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक एसेप्टिक एरिया या फिर रूम एक ऐसा रूम होता है जिसमें सब क्लीन एरिया होता है, डिज़ाइन किया जाता है ऐसा कि वो सब क्लीन, साफ सफाई रहे, ठीक है ना। डिज़ाइन मतलब उसका लेआउट बनाना, और कंस्ट्रक्टिव मतलब बनावट करना। जैसे इंजीनियर क्या करता है, पहले
लेआउट बनाता है पूरे घर का कि यहाँ पे सीढ़ी निकलेगा, यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, ऐसी चीज़ें, यहाँ पे हॉल रहेगा, तो वो डिज़ाइन हो गया। कंस्ट्रक्टिव मतलब अब उसमें कितनी मोटी दीवार चलेगी, क्या होगी, ये सब कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ओके, तो ये पूरा एसेप्टिक रूम एक ऐसा रूम होता है जो भैया डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो क्लीन रहे, और उसका उपयोग हम लोग करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट से फ्री फ्रॉम प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। अब देखिए यहीं पे आ गई डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन की बातें अब शुरू हो जाएंगी। एसेप्टिक यूनिट डिजाइन टू कैरी आउट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली। अच्छा, एसेप्टिक यूनिट जो है, एसेप्टिक एरिया जो यूनिट है या इकाई है या रूम है, वो बनाया ही जाता है ताकि हम प्रोडक्शन को सेपरेट अलग कर सकें जो भी इंडस्ट्री में बन रहा है ना। अब जैसे बॉटल बनाना है तो थोड़ा सा वो कैसे भी किसी भी रूम में बन सकता है, लेकिन हाँ उसमें जो फील्ड करना है जैसे सिरप वगैरह जो भी इलेक्जर सस्पेंशन उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तो वही सेपरेट एरिया में बनेगा। द यूनिट इज बिल्ड एंड इक्विपमेंट इज पोजिशन इन सच ए मैनर, जो भी ये रूम रहेगा इसको अच्छे से बनाया जाएगा और इसमें इक्विपमेंट वगैरह भी अच्छे से रखा रहेगा एक सही मैनर में, सही तरीके से। प्रोडक्ट्स रिमेन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटामिनेशन। अब क्यों ये करना पड़ता है? क्योंकि हम कंटामिनेशन से बचा पाएं। कंटामिनेशन क्या है? माइक्रोब्स के प्रेजेंस में जो भी चीज़ें खराब हो जाती हैं उसे कंटामिनेशन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स द प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड और डिसइंटीग्रेटेड और अनएबल टू यूज्ड इज नोन एज कंटामिनेशन। समझ के बाद यूज करने लायक ना रहे। देखिए यहाँ पे आगे मैटर क्या है, द लेआउट ऑफ एसेप्टिक एरिया शुड बी सच बी क्लीनिंग कैन बी डन इजिली एंड डस्ट एक्यूमुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड। जो ये एसेप्टिक एरिया का लेआउट होता है ये ऐसा बनाया जाता है कि वो क्लीन रहे, एकदम साफ रहे और आसानी से साफ सफाई किया जा सके। डस्ट वगैरह भी अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसको भी ठीक से उसका निवारण किया जा सके ताकि वो ना भी आए, या फिर उसको कम कर दिया जाता है एक्सेप्टेबल लेवल तक। एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है? जैसे कि होता है ना, कहते हैं कि अब पानी जो है नाक से ऊपर जा रहा है, यानी कोई चीज़ ऐसी काम हो रही है जो नाक से नीचे, मतलब कि सहने योग्य है, मतलब ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसी को एक्सेप्टेबल लेवल बोल देते हैं। ओके, तो जैसे कुछ भी जो है धूल वगैरह चाहे कुछ कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ये सब आ रहे हैं उस एसेप्टिक रूम में, तो वो एक्सेप्टेबल लेवल तक है तो ठीक है कि हाँ ठीक है इतना चलता है। ओके, यही बात हो रही है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि आप पेपर में लिख सकें, और ये बहुत आसान है, 2 बार आप बना देंगे ना भैया आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है, एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, आपने ये सब चीज़ जाना है। देखिए ऐसे बनाना है आपको, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 एक साइड 5 एक साइड, यानी कि 2 पार्ट में बांट देना है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये जो है रूम का जो एरिया है आपको छोटा बड़ा दिखा देना है एज अ पर्पज़, जैसा हमारा उद्देश्य उस हिसाब से। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग से ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रूम का एंट्री, ऑफिस, और यहाँ पे कंपाउंडिंग एरिया है, 2 इंट्रेंस ये या फिर एग्जिट डोर्स हैं यहाँ पे। ओके, तो ऑफिस तो रहेगा ही भैया, मेंटेन करने के लिए, पूरी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए पूरे एरिया को, है ना। यहाँ पे जो भी रखे जाएंगे पेपर वर्क्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं, ऑफिस, ठीक है। ऑफिस से यहाँ बगल में ही देखिए स्टॉक रूम है। स्टॉक रूम क्यों होता है? आप जो भी चीज़ें हैं एक बार स्टोर कर दिए जाए तो इस पूरे रूम में यूज़ हो पाए। अब ऐसा थोड़ी है आप बोल रहे हैं कि ऐसा बनाना है जिसमें फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स की हम कंडीशन कर पाएँ, माइक्रोब्स वगैरह ना आ पाएँ, तो अब बार बार एक चम्मच लाना है या फिर एक टेस्ट ट्यूब लाना है, वो जा रहे हैं बाहर लाने रूम से, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, पैर में धूल लगेगा, ये सब चीज़ें, डस्ट उड़ रहा है तो आपके शरीर पे चिपक के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए स्टॉक रूम बना। ऑफिस मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए चीज़ों को, पूरे रूम को, एसेप्टिक रूम को, और स्टॉक रूम वहीं बना रहेगा, ये जो है ये बना रहेगा ताकि आपको जो भी बल्क में हम स्टोर कर पाएँ अपने जो भी नीडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कंपाउंडिंग एरिया, कंपाउंडिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब यहाँ पे जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है इस पूरे एसेप्टिक रूम में वर्क करना है उसको इकट्ठा करेंगे। ओके, स्टॉक रूम से देखिए यहाँ पे ऑफिस एंट्रेंस, यहाँ पे यहाँ से यहाँ डोर है, फिर स्टॉक रूम से यहाँ पे देखिए ये डोर दिखाया गया है। क्लीनिंग एरिया, क्लीन करके आप कंपाउंडिंग करेंगे, क्लीन करके साफ सफाई करके कंपाउंड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, या फिर स्टेराइल करके भी आप कर सकते हैं। स्टेलाइजेशन आपको पता है ये किल करना माइक्रोब्स को, ठीक है। बगल में ये एसेप्टिक फिलिंग एरिया, यानी कि जो भी पैकिंग वगैरह आप यहाँ पे करना है हमको। फिलिंग का मतलब सॉरी पैकिंग नहीं, पैकिंग यहाँ पे है। फिलिंग का मतलब जैसे बॉटल है तो उसमें आप सिरप वगैरह फिल कर देंगे और यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर करेंगे जहाँ पे यहाँ पे पैकेजिंग एंड फिनिशिंग होगा। उसको पैक करके और फिनिश मतलब उसका लेबलिंग वगैरह लगा देंगे हम प्रॉपर। फिर यहाँ पे पैकेजिंग, फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे इधर भी रहेगा। क्वारंटाइन, हम क्वारंटाइन कर देंगे। ओके, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? रख देना कुछ समय के लिए, या फिर एसेप्टिक फिलिंग एरिया के बाद डायरेक्ट पैकेजिंग भी हो सकता है, या फिर एसेप्टिक फिलिंग एरिया के बाद क्वारंटाइन हो जाएगा कि ठीक है रख दीजिए भैया कुछ समय के लिए, बाद में पैकिंग होगा। क्वारंटाइन वर्ड आपने कोरोना में बहुत सुना था, अलग रख देना, अलग कर देना। फिर यहाँ पे अब देखिए, अब यहीं से जो पैकेजिंग फिनिशिंग, इसके बाद यहाँ पे
क्वालिटी कंट्रोल, ये डोर्स, डोर आप ना ऐसे जो डोर एंट्री एग्जिट का दिखा रहा है दोनों तरफ, सब जगह में, सभी रूम में दोनों तरफ दिखा दीजिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें चलता है। क्वालिटी कंट्रोल क्यों जरूरी है? ताकि ये जानना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा बना है या फिर नहीं बना है, जैसी हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए। नहीं तो मार्केट में आपको सेल ही नहीं होगा ना, बहुत हार्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्लेम भी कर देंगे लोग कि आपकी जो लेबलिंग है उस हिसाब से प्रोडक्ट है नहीं। तो ये दिक्कतें। और स्टोरेज एंड शिपिंग, और यहाँ पे स्टोर होता है फाइनली ताकि वो बाहर ले जाया जा सके। अब शिपिंग का मतलब वही शिफ्ट कर देना, जैसे ट्रक वगैरह पे कि हाँ ले जाइए हमारे प्रोडक्ट। तो ये देखिए 10 रूम है, आपको याद रख लेना है। देखिए ऑफिस था, स्टॉक रूम था, ऊपर कंपाउंडिंग था, नीचे क्लीनिंग था, क्लीनिंग के बगल में स्टेलाइजेशन था, स्टेलाइजेशन के ऊपर जो है क्या था, फिलिंग एरिया था। ठीक है, और वहीं बगल में क्वारंटाइन था, उसके क्वारंटाइन के नीचे पैकेजिंग एंड फिनिशिंग था, फिर क्वालिटी कंट्रोल था, उसके बाद स्टोरेज एंड शिपिंग था। 2 बार आप ऐसे बना के सीख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा, पेपर में पूछता है 7 नंबर में अक्सर, है ना। ओके, तो आप कंस्ट्रक्शन ये बना दीजिएगा, प्रॉपर लिख दीजिएगा नाम, पूरा 1 पेज में बना दीजिएगा, बड़ा सा क्या दिक्कत है, पेज भी भर जाएगा। और ये बना देंगे, आपको वैसे ही 2 नंबर मिल जाएगा, और लिखो दीजिएगा 1-2 नंबर उससे मिल जाएगा, 7 में से, तो 7 में से 4-5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे इन डिजाइनिंग एसेप्टिक एरिया आल्सो इंक्लूड दीज एरिया फॉर प्रॉपर मेंटेनिंग द एसेप्टिक एरिया। ठीक है, जो एसेप्टिक एरिया बनता है उसमें कुछ चीज़ें ये सब प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि ऑफिस आर वेरी नेसेसरी फॉर द रेगुलेटिंग ऑल प्रोड्यूस और कंपार्टमेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और कंपार्टमेंट विच रिलेटेड टू द एसेप्टिक एरिया। ठीक है, ऑफिस बहुत जरूरी है ताकि वो रेगुलेट कर पाए, नियंत्रित कर पाए, मॉनिटर कर पाए जो भी कंपार्टमेंट है, एरिया है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है छोटा छोटा एरिया, जो और जिस डब्बा होता है बोलते हैं, जैसे कि रेलवे का कंपार्टमेंट होता है। ओके, रेलवे के डब्बे को कंपार्टमेंट बोल देते हैं, जो रेल होती है। ठीक है, स्टॉक रूम आर एडेड आल्सो द एसेप्टिक एरिया फॉर द फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैंने पहले बता दिया। क्लीन और स्टेलाइजेशन यूनिट इंक्लूड द एसेप्टिक एरिया फॉर द प्रोडक्ट इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन। ठीक है, क्लीनिंग और स्टेलाइजेशन यूनिट इसलिए होता है ताकि हम प्रॉपर एसेप्टिक एरिया में सब चीज़ें मेंटेन कर पाएँ, क्लीन कर पाएँ। फिर है उसी में कंपाउंडिंग एरिया। इन द कंपाउंडिंग एरिया ऑल द थिंग्स आर मटेरियल कलेक्टेड विच यूज टू प्रिपरेशन। कंपाउंडिंग एरिया में हम सभी चीज़ें, जो भी मटेरियल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे उसको इकट्ठा करते हैं ताकि हम प्रिपरेशन कर पाएँ, तैयारी करने के लिए, बनाने के लिए। ओके, इन द एसेप्टिक फीलिंग एरिया ऑल कंपाउंडिंग मटेरियल्स फीलिंग इन सुटेबल कंटेनर एंड पैकेट्स। ठीक है भाई, एसेप्टिक फीलिंग एरिया में वो आपको सब बढ़िया जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको हम कंटेनर में, पैकेट्स में फिल कर देंगे। वी कैन क्वारंटाइन आवर फील्ड प्रोडक्ट, जो भी हमने फिल किया है प्रोडक्ट्स को, उसको हम क्वारंटाइन कर देंगे, यानी अलग से रख देंगे। सील इन पैकेजिंग एंड पोर्शन और डू द सील इन पैकेजिंग एंड पोर्शन। ठीक है भैया, या तो क्वारंटाइन कर देंगे या तो हम सील्ड कर देंगे उसको पैकेजिंग पोर्शन में भेज के। फिर क्वालिटी कंट्रोल इज नेसेसरी स्टेप एसेप्टिक एरिया फॉर डिजायर्ड क्वालिटी टेस्ट इन विच रिक्वायर्ड। ओके, क्वालिटी कंट्रोल भी नेसेसरी है ताकि हम एसेप्टिक एरिया में जो भी बना है प्रोडक्ट उसे जान पाएँ कि इसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, जैसा हमें चाहिए। फिर लास्ट में है आफ्टर ऑल द स्टेप्स आवर प्रोडक्ट्स और प्रिपरेशन या प्रिपेयर्ड मटेरियल स्टोर्ड इन स्टोरेज एंड शिपिंग पोर्शन। ओके, यहाँ पे जब सब स्टेप्स हो जाएंगे तो फिर हम ये प्रोडक्शन जो भी हुआ है हम उसे शिफ्ट कर देंगे या फिर स्टोर रूम में स्टोर कर देंगे। तो ये सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन है, आप जरूर इसको बना कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने कर दिया, तो छोटा बड़ा रूम थोड़ा सा कर दीजिएगा आप चीज़ों को। यहाँ से एंट्री दिखा दीजिए, यहाँ से एंट्री दिखा दीजिए, यहीं पे एग्जिट भी रहेगा। ये ऑफिस हो गया, बगल में क्या था, कंपाउंडिंग रूम था भाई, कंपाउंडिंग रूम या फिर इसे एरिया बोल देंगे आप। क्योंकि रूम तो ये पूरा हो गया, ये एरिया बोल दीजिए, छोटा छोटा पार्ट बटा हुआ है। यहीं पे क्या था, स्टॉक था, बगल में इधर से दिखा दीजिए क्लीनिंग, बगल में यहीं पे फिर दिखा दीजिए स्टेरिलाइजेशन, है ना, अब प्रॉपर लिख डालिए। फिर यहीं बगल में क्या था, पैकेजिंग रूम, पैकेजिंग रूम। ओके, बगल में यहीं पे क्या था, क्वालिटी कंट्रोल, QC भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कंपाउंडिंग के बगल में क्या था, फिलिंग एरिया। यहाँ फिर बगल में क्या था, क्वारंटाइन एरिया भैया था, क्वारंटाइन एरिया। यहाँ पे क्या था, स्टोरेज और शिपिंग एरिया। समझिए बात, ये सब पूरा है सिंपल सा एकदम। 7 नंबर में पूछता है तो आप जरूर 1-2 बार रिपीट कर लेंगे, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। ओके, चलिए इसी में सब मैटर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में वहीं पे, अब यहाँ तक डिजाइनिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं ऐसे, कंस्ट्रक्शन हेडिंग दे देंगे, कंस्ट्रक्शन
वो एक ही में वैसे, लेकिन दो आप हेडिंग देख लिख सकते हैं। इन सेप्टिक एरिया ऑल डोर शुड बी एयर लॉक्ड डोर लगाने चाहिए। ऑल सरफेस वॉल रूफ शुड बी स्मूथ अनब्रोकन फ्री फ्रॉम द एनी क्रैक्स टू मिनिमाइज द डिपोजिशन ऑफ डस्ट एंड माइक्रोबियल सेल्स। ओके, सभी जो सरफेस वॉल है, दीवार है, छत है, ये सब एकदम स्मूथ बनाना चाहिए और उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रैक रहेगा तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब सेल्स, ये सब इकट्ठा होंगे। आपने देखा है ना, जैसे कोई भी उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं तो उसमें देखेंगे धूल ज़्यादा चिपकता है, और प्लेन चीज़ें हैं तो नहीं चिपकता है। ओके, 2 डोर्स कैन नॉट बी ओपनड एट वन टाइम। अच्छा, 2 दरवाजे कम एक ही साथ नहीं खुले रहने चाहिए, जो एंट्री वाले हैं ऑफिस के पास जो ये सब हैं, क्योंकि ज़्यादा जब दरवाजा वगैरह खुलेगा तो ज़्यादा डस्ट वगैरह अंदर आने की दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए अलार्म सिस्टम भी लगाए रखने चाहिए। ओके, इस लिमिट नंबर ऑफ डोज एंड पार्ट्स शुड बी प्रेजेंट फॉर एंट्री। अच्छा, लिमिटेड होनी चाहिए जो भी नंबर ऑफ पर्सन है, और पार्ट्स खुले होने चाहिए जिससे इंट्री एग्जिट हो जाए। ये डोर्स है, DORS, ठीक है ना, लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एरिया से एक दरवाज़ा खोल दीजिए बाहर की तरफ जाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं, लिमिटेड होनी चाहिए। इन द एसेप्टिक एरिया शुड बी फिल्टर्ड एयर पासेस। अच्छा, एसेप्टिक एरिया में फिल्टर्ड एयर पास होने चाहिए। ओके, फिर लास्ट लाइन लिखा है हेपा फिल्टर शुड बी इंस्टॉल टू फिल्टर बिकॉज इट पोर साइज बिकम्स 0.2 to 14 माइक्रोन। अच्छा, हेपा फिल्टर, हेपा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर, हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर, ठीक है ना। ओके, ये लगाया जाता है फिल्टर करने के लिए एयर वगैरह को। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है ना 0.2 से लेकर 14 माइक्रोन तक होती है, सब चीज़ों को ये टैंक कर देती है, अपने में सस्टेन करके रखती है ना, सस्पेंड कर देती है, छान देती है, सीधे सीधे बोलिए तो। इट पोसेस द एयर इन एसेप्टिक एरिया विच इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, जिसकी वजह से पासेस होती हैं एसेप्टिक एरिया में, जो भी एयर रहती है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, उसमें माइक्रोब्स नहीं रहता है। लाइट इन क्लीन रूम्स शुड बी फिटेड विद द सीलिंग लाइन सो दैट द डस्ट एक्युमुलेशन रिड्यूस्ड। अच्छा, लाइट्स वगैरह जो होती है वो सीलिंग में लगी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, छत इस समय बनता है तो एकदम छत प्लेन रहेगा, ऐसे प्लेन, और उस पर ऐसे एकदम उसी के लेवल में लगा रहेगा, लाइट्स वगैरह छोटे छोटे लगा दिए थे, वाइट, रेड, ब्लू लोग लगाते हैं अभी तो घर के शो ऑफ करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब हम बनाएंगे सेफ्टी के लिए तो उसके रूम, उसके सीलिंग में ही, सीलिंग क्या होता है, रूफ बोलते हैं छत को, ऊपर वाले पोर्शन को सीलिंग बोलते हैं, नीचे वाले सीलिंग फैन आपने सुना होगा, जो फैन लगा रहता है हमारी छत में, तो नीचे वाले पोर्शन को सीलिंग बोलते हैं, उसी में लाइट भी फिक्स होनी चाहिए। तो यही बातें बोल रहे हैं। ओके, तो ये सब मैटर आपने क्लियर किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक ही 2 क्वेश्चन है, लेकिन बस 2 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन वो है मैटर एक ही, बस तरीका अलग अलग पूछने का। तो हमें प्रिवेंशन और रिड्यूस कर कैसे हम जो भी कंटामिनेशन के सोर्स हैं जो सेप्टिक एरिया में आ सकते हैं उसको कैसे हम कम करेंगे, ये बताना है आपको, क्या क्या है और उसे कम कैसे करेंगे। चलिए देख लेते हैं ब्रदर जी। देखिए यहाँ पे अब ये हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है, अब इसको देखिए हाईलाइट करने के लिए जो भी ये पॉइंट्स हैं आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ये हाईलाइट हो गया, देखिए तुरंत यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ आपने अलग लिखना शुरू किया यहाँ से। ओके, तो देखिए लिखा है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर प्रिवेंशन। जो भी कंटामिनेशन है उसके स्रोत क्या है, कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकते हैं, और उसको रोकेंगे कैसे हम, कैसे हमारा चीज़ें प्रोडक्ट जो भी बनाए वो खराब ना हो। ओके, देखते हैं। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन सेप्टिक एरिया। ढेर सारे जो स्रोत हैं सेप्टिक एरिया में कंटामिनेशन के, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ऑपरेटर, ऑपरेटर जी हैं, जो ऑपरेट करता है, जो भी मशीन वगैरह जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। रॉ मटेरियल्स, जो भी स्टॉक में हम लोग मटेरियल्स ला रहे हैं, रख रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, मशीन वगैरह, यूटेंसिल्स बोलते हैं बर्तन को, ये सब चीज़ें उसकी वजह से हो सकता है। तो देखिए एक को एक्सप्लेन कर देते हैं और उसको प्रिवेंशन भी वहीं पे बताते चलेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेयर, एयर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एज इट कंटेन डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स, स्पोर्स एक्सेट्रा। जो हवाएं होती हैं ये सबसे बड़े स्रोत हैं कंटामिनेशन के, क्योंकि इसमें जो है डस्ट भी होता है, पार्टिकल्स भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, स्पोर्स भी होते हैं। स्पोर्स जैसे वो माइक्रोब्स के पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से नए सेल्स बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ओके, फिर लिखा है यहाँ पे अगले लाइन में, इट में बी रिड्यूस्ड बाई। अब रिड्यूस कैसे करेंगे हम उसके, प्रिवेंशन या फिर रिडक्शन कैसे हम रोक सकते हैं। इट में बी रिड्यूस्ड बाई केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन हम लोग स्टेलाइजेशन पढ़े थे, उसमें पढ़े थे केमिकली गैस का फ्यूमिगेशन करते थे। ओके, धुआं की तरह पूरे रूम में फैल जाएगा और जो है सब सही हो जाएगा। यूवी लाइट्स, यूवी लाइट भी लगाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेस, जहाँ से भी इंट्री के भाग हैं, डोर्स हैं, वहाँ पे यूवी लाइट आप देंगे ताकि जो भी डस्ट वगैरह ऐसा कुछ है तो वो वहीं पे अंदर तो आ सके हवाएं वगैरह, लेकिन किल हो जाए अगर उसमें कुछ माइक्रोब्स भी हैं तो। यूवी रेज हमने रेडिएशन वाला स्टेलाइजेशन पढ़ाया है, आप
वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, मैं फोटोज़ वगैरह कुछ ऐड कर दूंगा यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि वो भी पूछता है रेडिएशन वाला, स्टेलाइजेशन मेथड बाय द रेडिएशन। ओके, 10 नंबर में पूछा था, मैंने पढ़ाया भी है प्रॉपर, देख लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, गैसेस एजेंट एंड आल्सो भी बाय एयर लॉक डोर्स, और एयर लॉक डोर्स भी लगा के हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। अब आता है दूसरा, ऑपरेटर्स। द स्किन, हेयर एंड क्लॉथिंग ऑफ द ऑपरेटर्स एंड पोटेंट सोर्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन और ऑपरेट डू एनी मैनुअल कंटामिनेशन मे बी ड्यू टू लॉक, जी, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और फोकस। अच्छा, ऑपरेटर की वजह से कैसे हो सकता है भाई, उसकी स्किन की वजह से, स्किन पे जो भी डस्ट वगैरह लगा रहा है, हेयर जो है उस पर रोएं वगैरह, इसलिए कंपनियां में होता है जो प्रोडक्शन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती हैं, आपको दाढ़ी वगैरह सेव करके रखना पड़ता है। बाल पे तो वो स्कार्फ नुमा रहता है, वो लगाया रहता है ना, ताकि कुछ भी बाल पे चिपका हुआ वो और भी पार्टिकल्स वगैरह या डस्ट वगैरह उसके झड़े ना, इधर उधर ना टच में आए, एसेप्टिक एरिया के रूप में दाढ़ी वगैरह भी सेव करके रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा, तो ऑपरेटर की वजह से स्किन से, हेयर से, उसके कपड़े से, इन सब चीज़ों से हो सकते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन। और या फिर ये भी दिक्कत हो सकता है कि वो लैक ऑफ ट्रेनिंग और फोकस, ऑपरेटर जो है उसको ट्रेनिंग अच्छी से न दिया गया हो या फिर कमी हो, वो नहीं जानते हो और फोकस कम करते हो काम करने पे, तो दिक्कत हो सकता है कंटामिनेशन का। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट जो है देखते हैं, या फिर प्रिवेंशन। इट मे बी रिड्यूस दैट ऑपरेटर्स इज इन प्रॉपर यूनिफॉर्म और एसेप्टिक एरिया विद फुल्ली कवर बॉडी एंड ऑपरेटर्स में बी स्किल्ड ट्रेंड। अच्छा, इसको हम कम कर सकते हैं, ऑपरेटर्स को प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाए, जैसे बाहर से हुआ है तो उनको यूनिफॉर्म चेंज करना रहता है एसेप्टिक एरिया में जाने के लिए। ओके, और फुल्ली कवर्ड बॉडी, जो अच्छे से पूरे बॉडी को कवर्ड किए हुए कपड़े पहनेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म ड्रेस, और वो स्किल्ड भी होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, तो हम कंटामिनेशन को रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स की वजह से कैसे होता है भाई, जो भी कच्चे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको अभी हम बॉयल करके, हीट करके, स्टेराइल करके ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो इट अकाउंट फॉर ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है। इनटू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में वाटर इज़ द मेजर सोर्स, जिसमें पानी जो है बहुत बड़ा सोर्स है। इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन एक्सेट्रा, ये हो सकता है कि अच्छे से सैम्पलिंग न लिया गया हो, इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन, अच्छे से मटेरियल्स को रखा ना जाए, तो माइक्रोवेव कंटामिनेशन हो सकता है। और इसको अब हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं या फिर प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग। इट मे बी रिड्यूस्ड बाय हीट ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड अदर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन रॉ मटेरियल्स। अच्छा, इसको हम कम कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट देके, यानी कि हीट स्टेरिलाइजेशन देके, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, फिल्टर करके, अदर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस रॉ मटेरियल्स। ठीक है ब्रदर, उसके बाद है वाटर में भी ट्रीटेड बाय यूवी लाइट्स, और वाटर को भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अच्छे से स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, अगला जो सोर्स था और इसको प्रिवेंट करेंगे हम कैसे, इसमें कंटामिनेशन ना हो, इक्विपमेंट्स या फिर यूटेंसिल्स भी लिख सकते हैं, बर्तन वगैरह जो यूज होते हैं। ओके, देखते हैं इसमें क्या मैटर है। द इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स यूज्ड इन प्रोसेसिंग, होल्डिंग, ट्रांसफरिंग एंड पैकेजिंग आर आल्सो कॉमन सोर्स ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया। जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, पोट मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, पीओटी, लेकिन यूटेंसिल मतलब स्टील वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं मेटल्स की। ओके, तो इसको यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग, प्रक्रिया करने में, रिएक्शंस वगैरह ये सब चीज़ें, केमिकल को रखने में वगैरह, होल्डिंग रखने के लिए, ट्रांसफरिंग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, जैसे कि होता है ना, हम लोग बड़ा सा ड्रम भरना है तो छोटी छोटी बाल्टी से पानी उसमें डालते हैं, 10 बाल्टी डालते हैं तो भरता है, तो वैसे ही ट्रांसफरिंग करने में। एंड पैकेजिंग आर आल्सो कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया, और पैकेजिंग वगैरह भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे भी कंटामिनेशन होने चांसेस रहते हैं। ओके, यहाँ पे और क्या मैटर है उसी में, इट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइनिंग मटेरियल्स लीड्स टू कोरेजन, इम्प्रॉपर क्लीनिंग, लैक ऑफ स्टेरिलाइजेशन एक्सेट्रा। और ये होता भी, ये क्यों होता है, प्रॉपर आप डिजाइनिंग ना किए हो बर्तन वगैरह इक्विपमेंट्स के, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से बर्तन ऐसे सीधे सीधे होते हैं, जैसे बना के हम लोग समझ लेते हैं, ऐसे जैसे कोई बर्तन है ऐसे सीधा है, ठीक है, तो इसमें से ये प्रॉपर डिजाइनिंग है, आप जब कुछ भी पावर करेंगे, उड़ेलेंगे इसमें से, ये पूरा गिर जाएगा, है ना। लेकिन यही पे ऐसे कुछ ऐसे धारीदार रहे, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पे भी चिपक जाएंगे, ऐसे स्टिकी हो जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, तो इसकी वजह से कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, और क्या है यहीं पे, अब इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे या फिर प्रिवेंशन कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। इट मे बी रिड्यूस बाई स्टेलाइज्ड और डिसइंफेक्टेड बाई हीट, गैसेस एजेंट और केमिकल, सम आर आल्सो स्टेलाइज्ड बाई स्टीम अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव। अच्छा, ये हम कम कर सकते हैं स्टेलाइजेशन करके, हीट के द्वारा, गैसेस एजेंट के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, है ना, या फिर स्टीम यानी कि ऑटोक्लेव के द्वारा, जो कुकर लाइक स्ट्रक्चर था। ओके,
कंस्ट्रक्शन जिसका रहता था। तो ये थे, आपने क्वेश्चन पढ़ लिए दो। देखिए बोला था ना सिंपल है, इन दोनों का मतलब वही है। सोर्स लिखना है तो आप सोर्स लिख दीजिए, ऑपरेटर्स हैं, रॉ मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें, एटमॉस्फेयर था, ओके। और प्रिवेंशन आपने समझ लिया उसके बारे में सब चीज़ें। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बचा है, जिसमें एक क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो तीनों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का थोड़ा सा बस मैटर अलग है, लेकिन काम करने का तरीका एक ही है। ओके, बेसिक डिफरेंसेस है, मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है जी। तो हम लोग इसको पहले मीन समझ लेते हैं, तीनों क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाहते हैं हम एग्जामिनर, है ना। देखिए लिखा है, एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, या फिर एंटीबायोटिक्स टर्म यूज कर सकता है विद प्रिंसिपल। अच्छा, हमें माइक्रोबियल एसे बताना। एसे का मतलब होता है आकलन करना, है ना। एसे आकलन करना ये रहेगा, ओके। एरिथ्रोमाइसिन का हमें जांच करना है, या फिर सीधे सीधे एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक लिख दिया तो कोई भी हो सकता है, एमॉक्सिसिलिन होता है, सिफिक्सिम हो सकता है, एरिथ्रोमाइसिन तो है ही ये, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो इसका हमें जांच करके बताना है कि कैसे आखिर माइक्रोबायोलॉजिकल का बात हो रही है, तो माइक्रोब्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। उसको प्रिंसिपल बताएंगे, प्रिंसिपल क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, सिद्धांत क्या है, समझ गए बात। तो आपने पढ़ चुके हैं, मुझे पता है पूरी भली बात, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, और भी चीज़ें बुस्ट हो जाएंगी आपकी, अच्छी हो जाएंगी, है ना। फिर लिखा दूसरा पूछ सकता है किस तरीके से, इलोबरेट द मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन्स। ओके, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैंडर्ड फिक्स करना कि हाँ अच्छा है हमारा प्रोडक्ट या फिर नहीं अच्छा है, विटामिन्स का जो नया बन रहा है अगर, तो है ना। तो इसको भी वही सेम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, ऐसे मतलब आकलन करना, और जब अच्छा है कि नहीं है तो ये भी तो आकलन करके ही बताएंगे ना, समझ रहे बात, वही सेम चीज़ें हैं, तो सेम मैटर रहेगा। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल अलग रहेगा जो हम क्लियर कर लेंगे अभी। एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ ए न्यू एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे भी देखिए असेसमेंट मतलब आकलन करना, तो नया अगर एंटीबायोटिक बनाया जा रहा है तो उसको बताइए कि ये कैसे हम इसको जांचेंगे कि ये अच्छा बना है या नहीं बना है, यानी कि तीनों में क्या करना है, जांच ही तो करना है भाई हमें, है ना। तो यही बात बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए कवर करते हैं, देखते हैं क्या मैटर है इसका, ओके देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिफरेंट माइक्रोबियल एसे, स्टैंडर्डाइजेशन या असेसमेंट, ये बात एक ही है, ओके। ये एकदम क्लियर रही है कि तीनों अलग अलग चीज़ नहीं, तीनों एक ही हो रही है, क्योंकि तीनों में जांच ही तो करना है। एक में नया बना है तो कैसे बताइए सही बना है या नहीं बना है, एक का स्टैंडर्ड चेक करना है कि ये जो चल रहा है मार्केट में इसका स्टैंडर्ड सही है या नहीं सही है ना। तो ये चीज़ें हैं बस। हाँ, विटामिन और एंटीबायोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है उसका वर्किंग का, कि कैसे हम चेक करेंगे, तो वही बात हो रही है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिफरेंट माइक्रोबियल एसे, देखिए भैया अलग अलग कौन से हैं। लिखा है द माइक्रोबायोलॉजिकल और माइक्रोबियल एसे इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसे। ठीक है भैया, माइक्रो भी बायो ऑर्गेनिज्म है ना, जैविक ही चीज़ों की बात हो रही है, तो वही बोल रहा है कि ये जैविक क्रिया ही है या फिर टेस्ट है, ओके। इन विच द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ रिएक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड प्रेडिक्ट इफेक्ट ऑन अ सुटेबल टेस्ट ऑर्गेनिज्म अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, इसमें क्या चेक किया जाता है, रिलेटिव पोटेंसी। रिलेटिव पोटेंसी क्या होता है, जैसे कि दो चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक चीज़ है, मान लीजिए ये पहला क्या बोलते हैं कि कोई अच्छी कंपनी, जैसे कि मान लीजिए आप आईपी में लिखा हुआ है और उसी को फॉलो करके बनाया गया है सिप्ला के द्वारा बनाया गया है एक विटामिन, ठीक है भैया। और दूसरा एक जनरिक कंपनी बनाना चाह रहा है, तो रिलेटिव पोटेंसी, अब जो जनरिक वाला बनाएगा वो इसके पोटेंसी से कंपेयर करेगा, समझ रहे बात, इसके क्वालिटी से कंपेयर करेगा, तो ये चीज़ें हो जाएंगी रिलेटिव पोटेंसी हो जाती है। रिलेटिव मतलब होता है संबंधित, और पोटेंसी का मतलब होता है पावर, रिलेटिव पोटेंसी, ओके। दो चीज़ें हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड वाला चीज़ें पहले से मौजूद है मार्केट में, और जब एक नई चीज़ें सिंपल वाला या फिर न्यू बना है न्यू, तो इसकी पोटेंसी चेक करनी पड़ेगी ना भाई कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो यही जब चेक होता है इसी को रिलेटिव पोटेंसी, इससे संबंधित रिलेटिव है, रिलेटिव पोटेंसी पावर, वही रिलेटिव पोटेंसी होती है। तो बायोलॉजिकल एसे में हम यही चेक करते हैं कि जो भी नया बना है उसका रिलेटिव पोटेंसी सही है या नहीं है, ठीक है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन देके। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं हो गया सही हो गया, हम ऐसे बोल दिए मुँह से, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज अ परफॉर्म यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे तो इसमें माइक्रोब्स लगेंगे ही टेस्ट करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल में बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, माउल्ड हो सकते हैं। ईस्ट और माउल्ड्स ये दोनों एक ही चीज़ें, आपने फंगी में पढ़ा है, मैंने प्रॉपर पढ़ा है, आप जरूर देख लीजिएगा उसको वीडियो लेक्चर को। बैक्टीरिया आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और फंगी का कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपको बताना है कमेंट्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ओके। मैनी थेरेप्यूटिक एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, विटामिन्स इस कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द माइक्रोबियल एसे। एंटीबायोटिक और विटामिन ये सब स्टैंडर्ड इसके फिक्स किए जाते हैं या फिर ऐसे किए जाते हैं माइक्रोबियल एसे के द्वारा।
ओके, रिलेटिव पोटेंसी देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा भी है, ये तो नंबर में पूछ सकता है तो आप याद रखिए थोड़ा सा। यूज टू एक्सप्रेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सिंपल प्रिपरेशन कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। देखिए वही बात हो रही है ना, जो पहले से स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बना हुआ है प्रोडक्ट है, उससे सिंपल का हमें कंपेयर कर देना, उसी को हम लोग रिलेटिव पोटेंसी बोल देते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अब देखिए मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मैक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, बात एक ही है ना, या फिर इसी को लिख सकता है मेथड फॉर न्यू स्टैंडर्ड, मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, न्यू विटामिन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बहुत छोटा सा है, डेढ़ पेज का है, एक दो दो तीन पेज का ये पूरा मैटर। इसमें 2 मेथड है, हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है, 7 नंबर में पूछ सकता है, 10 नंबर में। तो अब जैसा कि जिस नंबर में जितने नंबर में पूछ रहा है उस हिसाब से आप चीज़ें आप सही करेंगे इसको। ओके, देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक्स आर एजेंट दैट किल रिड्यूस द बैक्टीरियल ग्रोथ। अच्छा, एंटीबायोटिक एक ऐसा एजेंट है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है या फिर किल कर देता है सीधे सीधे। ओके, प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द कंपेरिजन, COMPRASION होता है, SION, कंपेरिजन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अच्छा, एंटीबायोटिक को हम वही स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे जो नया वाला बना है, कि हाँ ये भी उसी की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आखिर नया बनने का क्या मतलब होता है? उसका पोटेंसी अच्छा होना चाहिए, या तो सेम पहले जैसा होना चाहिए, या तो थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है, तो अच्छी बात है। समझ रहे बात को? तभी तो मार्केट में बिकेगा, नहीं तो पहले से जब अच्छा वाला है तो हम खराब लेके क्यों क्यों बिकेगा मार्केट में भाई? तो वही बोलते हैं कि सेम होना चाहिए, उसका कास्ट कम होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा करना चाहिए, है ना, कम ही क्वांटिटी में ज़्यादा इफेक्ट दे दे, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें कंपेरिजन करके प्रिंसिपल में देखा जाता है। अंडर एग्जामिनेशन टेस्ट एंटीबायोटिक्स विद द नोन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। ओके, जो भी हम एग्जामिनेशन करेंगे वो स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे, प्रॉपर एकदम सब चीज़ों को फॉलो करते हुए नियम को। ऐसा नहीं है कि ठीक है जबरदस्ती कुछ भी अपना नियम लगा के कर दिए, तो ये सब थोड़ा सा है। 2 जनरल मेथड आर यूजुअली अप्लाइड। 2 सामान्य मेथड हैं जो अधिकतर अप्लाई किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जानते रहिए, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे चीज़ों को, आप पढ़े भी हैं, है ना। जैसे कि एक देखिए यहाँ पे कप प्लेट मेथड या फिर सिलेंडर प्लेट मेथड इसी को बोल रहे हैं, और एक है टर्बिडीमेट्रिक और ट्यूब एसे मेथड। 2 तरीके हैं, तो मैं इन दोनों तरीकों को आसानी से एकदम समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, एक है कप प्लेट मेथड, इसी को सिलेंडर प्लेट मेथड भी बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, कभी कभी ये भी देखिए पूछ सकता है पेपर में कि गिव द एसे ऑफ विटामिन्स बाय द कप प्लेट मेथड्स या फिर सिलेंडर प्लेट मेथड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और करके इसी का तो मेथड है सिलेंडर वाला, है ना। दूसरा क्या मेथड था? टर्बिडीमेट्रिक। टर्बिडी का मतलब होता है, टर्बिडिटी मतलब होता है धुंधलापन, गंदा, जैसे पानी ग्लास में भरे हुए हैं कांच के, उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाल दीजिए वो टर्बिड हो जाए, धुंधला दिखने लगे, अब गंदा हो जाए, तो वही टर्बिडीमेट्रिक कहलाता है। ओके, और उसी को और करके दूसरा नाम क्या दे रहा है? ट्यूब एसे मेथड। ट्यूब एसे मेथड। तो ये कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझिए, जैसे कि हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए ना, इसमें दिया है एंटीबायोटिक का एरिथ्रोमाइसिन भी पूछ सकता है, तो सेम चीज़ें वही टेक्निक यूज़ होगा। जैसे एंटीबायोटिक में क्या होता है, प्लेट का प्लेट मेथड, ऐसे प्लेट रहेंगे, ये 3 लेयर में रहते हैं, 3 लेयर में, है ना। इसमें भर दिया जाता है सिंपल, और इसको होल कर दिया जाता है ऐसे क्रॉक से, क्रॉक होता है ऐसे होल कर दिया जाता है ना ऊपर, और इसमें एंटीबायोटिक फिल कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए अब टेस्ट करना है तो जिस चीज़ का टेस्ट करना है वो होना भी तो चाहिए, तभी तो टेस्ट करेंगे आप। जैसे आप पैथोलॉजी जाते हैं, कहते हैं कि ये बुखार हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वो लगता है जब डॉक्टर को, जो प्रैक्टिशनर है, कि हाँ इनको ये दिक्कतें हो सकती हैं, तभी तो वो टेस्ट करवाता है। ऐसे थोड़ी कि आप गए मुझे जो है थोड़ी सी हेडेक हुई है आज 2 साल बाद 2 साल से मैं बीमारी पर, आज हेडेक हुई तो चलो इनका सब टेस्ट करवाया, ऐसा थोड़ी होता है। जब लक्षण आते हैं 2-4 दिन ऐसे दिक्कत लगता है तो टेस्ट कराया जाता है। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे माइक्रोब्स रहेंगे। ये कॉक से ऐसे बड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ कॉक से देखिए ये होल कर दिया गया। ओके, इसमें सिंपल डाला गया, कल्चर मीडिया डाला गया, ये सब चीज़ें। तो इसमें जो है अब एंटीबायोटिक फिल कर दिया जाएगा, एंटीबायोटिक यानी कि एरिथ्रोमाइसिन ही मान लीजिए या एमॉक्सिसिलिन, ये फिल कर दिया गया है। अब क्या होगा, इसको इंक्यूबेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है प्रॉपर 1 से 2 दिन के लिए। अब 1 से 2 दिन में क्या होता है, ये अगल बगल के एरिया में पूरा सोक्ड हो जाता है, सोख लेता है, मतलब एंटीबायोटिक ये बनाया जाता है, अगार प्लेट, ये सब चीज़ें रहती हैं, इसमें मीडिया डाला जाता है। जब ये सोख लेता है तो इसे जोन बोलते हैं, एरिया जोन। इस इतने जोन में, इतने एरिया में जितने दूर तक एंटीबायोटिक फैला है, अब चेक किया जाता है कि इतने दूर एंटीबायोटिक का असर दिखा है कि नहीं, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पे जिंदा है या फिर मर गए। समझ रहे हैं? तो ये 2 किया जाता है, एक स्टैंडर्ड वाला रहेगा, स्टैंडर्ड, और एक जो है सिंपल वाला जो न्यू बना है।
न्यू वाला। तो अब दोनों का जोन जो है ये सेंटीमीटर में ये फिक्स किया जाता है कि हाँ, जो स्टैंडर्ड वाला अगर 2 सेंटीमीटर तक फैल रहा है और किल कर रहा है, तो सैंपल वाला भी जो नया वाला बना रहे हैं वो भी उतने दूर तक किल करना चाहिए। मैटर समझ आया आपको? ये होता है पूरा सिस्टम। दोनों कंपेरिजन बेस्ड पे ही बेस्ड है। टर्बिडी मेट्रिक में भी कंपेरिजन करना है हमें स्टैंडर्ड वाले से, कप प्लेट मेथड या फिर सिलेंडर प्लेट मेथड में भी वही करना है, कंपेयर करना है। समझ रहे बात आप? तो अब ये देखा जाता है कि इतने जितने दूर तक ये फैला है स्टैंडर्ड वाला, इतने किल कर दिया 2 सेंटीमीटर तक, तो सैंपल वाला भी हमारा 2 सेंटीमीटर तक किल करना चाहिए। तो हम कह देंगे लास्ट में रिजल्ट में कि इफ आफ्टर द ऑल स्टेप्स व्हेन वी कंपेयर द सैंपल टू स्टैंडर्ड देन रिजल्ट इज पॉजिटिव, है ना। या ऑब्जर्वेशन आर सीन इक्वली सो द न्यू एंटीबायोटिक्स आर पास्ड इन टेस्ट इन एस्से। समझ के बाद? तो ये मैटर होता है। अब यहीं पे क्या होता है, अब विटामिन वाला केस को समझ लीजिए थोड़ा सा। विटामिन्स इसमें भी क्या करना है, प्रिंसिपल क्या है, कंपेरिजन पे बेस्ड है। स्टैंडर्ड वाले से हम सिंपल वाले को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम यही चीजें देखिए कपलेट मेथड में, इसमें विटामिन फिल करेंगे। जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, इसमें विटामिन डाल देंगे हम, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वाले में भी और सिंपल वाले में जो नया हमने बनाया है, जिसका हमें जांच करना है। तो अब इसमें भी जोन रहेगा, एक एरिया जोन बनेगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का, जहाँ तक विटामिन फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 दिन रखने के बाद अब देखा जाएगा कि इतने दूर में जितना स्टैंडर्ड है उतना है इसका भी फैला होगा लगभग। तो देखा जाएगा स्टैंडर्ड में कितने माइक्रोब्स ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन क्या होता है, विटामिन जो है ग्रोथ करवाने के लिए होता है और एंटीबायोटिक किल करने के लिए होता है। क्योंकि हमारे शरीर पे बैक्टीरिया वगैरह चाहे पेड़ में चाहे जानवर में चाहे हमारे शरीर में आते हैं, तो विटामिन न्यूट्रिशन जो भी यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, तो सेम यहाँ पे भी मैटर है ना। तो विटामिन का चेक किया जाता है एंटी माइक्रोब्स पे कि देखा जाता है इतने जोन में कितने एंटीबायोटिक्स ग्रोथ माइक्रोब्स ग्रोथ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये कंपेरिजन किया जाता है। अगर सेम डाटा आता है तो भैया आपका विटामिन जो आपने बनाया है प्रिपरेशन वो प्रॉपर एकदम बहुत सही है। समझ गए? तो ये देखिए हो गया कप प्लेट मेथड, या फिर उसी को सिलेंडर प्लेट मेथड बोल देते हैं। सिलेंडर मतलब वो, और ऐसे प्लेट ये एकदम छिछला है तो वो सिलेंडर थोड़ा सा गहरा टाइप का रहेगा। पूरा सिलेंडर का मतलब भी आप समझते हैं ऐसे इस टाइप का कुछ रहता है ना। तो ये समझ गया बेसिक मैटर है कप प्लेट मेथड का। अब यहीं पे टर्बिडीमेट्रिक या फिर ट्यूब एसे मेथड में थोड़ा सा समझा देता हूँ, अब समझ लीजिए बात को। अब यहाँ पे भी सेम एंटीबायोटिक के केस में पूछ दे तो भी, अगर बायोटिक्स है ना, तो अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है टर्बिडिटी मेट्रिक में, यानी कि यहाँ पे टर्बिडी देखी जाएगी, टर्बिडिटी कितनी धुंधलापन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें मैटर। तो यहाँ पे देखिए ना, जैसे कि 5-7 टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। एक स्टैंडर्ड वाला रहेगा मैटर, स्टैंडर्ड, और एक रहेगा क्या, सैंपल वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब ले लिया जाएगा, ओके। टर्बिडी मेट्रिक तो मेन उसका टेक्निक हो गया, और ट्यूब ऐसे यानी ट्यूब लेके किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, सब में आपका मीडिया यानी जिसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर सकती है, जिसमें उसको प्रॉपर पोषण दिया जाता है, वो फिल किया जाता है 9 ml तक सब में फिल किया जाता है, ओके। और अब जो है इसमें जो स्टैंडर्ड जो भी एंटीबायोटिक्स है उसको डाला जाएगा 1-1 ml, 9+1 9+1 9+1 सब में ऐसे डाला जाएगा, है ना। अब क्या होगा, 1-1 ml डाल रहे हैं प्रॉपर सब में। अब देखा जाएगा कि इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक का क्या काम है, बैक्टीरिया को किल कर देना या फिर उसके ग्रोथ को रोक देना। तो ये अगर हमें प्रॉपर 1 से 2 दिन जब इंक्यूबेट करेंगे रखेंगे, अगर ये क्लीन दिखाई दिया, ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया गया, तो एंटीबायोटिक प्रॉपर काम कर रहा है। तो वही सिंपल वाला भी सेम यहाँ पे रहेगा सिस्टम, सेम चीज़ें यहाँ पे सिंपल वाला हम अपना डाल देंगे एंटीबायोटिक, तो उसको भी सेम दिखाया जाएगा कि इसमें भी टर्बिडी मेट्रिक चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यानी कि धुंधलापन आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि एंटीबायोटिक का मेन काम क्या है, किल कर देना। अगर धुंधलापन आ गया यानी कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, समझ रहे बात। और नहीं आया तो यानी एंटीबायोटिक सही है। यानी कि जब भी पानी उनी प्रॉपर रखे हो तो उसमें धुंधलापन क्यों आएगा, जब उसको प्रॉपर इंक्यूबेट करके एसेप्टिक एरिया में अच्छे से रखे हो तो डस्ट तो आएगी नहीं उसमें, हाँ माइक्रोब्स ही हो सकता है ग्रोथ कर जाए, समझ रहे। अब सेम यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा विटामिन के केस में। विटामिन में क्या होगा, विटामिन जो है फेवरेबल होता है ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा, विटामिन को डाल के 1-1 ml कंसंट्रेशन के हिसाब से कि ग्रोथ अब होना चाहिए। तो अगर टर्बिडिटी हो रही है यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रहे हैं, तो हमारा विटामिन का जो भी सिरप है ये सब चीज़ें सही है। तो वही सिंपल वाला कंपेयर करेंगे कि हाँ टर्बिड कितना हुआ, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे तो हाँ बहुत अच्छा है भैया। तो ये पूरा प्रिंसिपल कंपेरिजन बेस्ड पे है दोनों का, विटामिन हो एंटीबायोटिक्स हो कंपेरिजन बेस्ड पे। वी कंपेयर द सिंपल प्रोडक्ट टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, यही प्रिंसिपल है दोनों का। और फिर 3 चीज़ आपको लिखना रहता है, प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल। दूसरा लिखेगा इंस्ट्रूमेंट यूज, इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट, ठीक। तीसरा पोर्शन प्रोसीजर, कैसे कैसे हम करेंगे इसको, सिंपल सा है प्रोसीजर। और चौथा आप लिख सकते हैं रिजल्ट्स। समझ रहे बात? तो ये 4 चीज़ें आपको प्रॉपर लिखना रहता है और ये आपका पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाता है भैया। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर एंटी माइक्रोबियल एंटी बायोटिक एस्से के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। प्रिपरेशन ऑफ मीडिया बफर सोल्यूशन, मीडिया आप समझते हैं, मीडिया हमें देना पड़ता है ताकि उसमें प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। वैसे थोड़ी सी विटामिन डाल देंगे उसमें, और भी प्रोडक्ट डालेंगे उसमें रहेगा, फिर विटामिन डाल देंगे तो देखेंगे ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपल का प्रॉपर, है ना। तो ये चीज़ें हैं सब। तो ये चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स में। आपको मीडिया चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, इनोकुलेशन ट्यूब चाहिए, रॉड रहता है जिससे हम सैंपल को निकालते हैं डालते हैं, है ना। और बैक्टीरिया चाहिए, जो भी माइक्रोब्स हमें जिस पे हमें टेस्ट करना है कि हाँ ये विटामिन जिसे मिल रहा है तो ये ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जब एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो ये किल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रॉपर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं, आपको पढ़े भी हैं। 3rd प्लेट, 2nd प्लेट, 1st प्लेट है। यहाँ पे देखिए प्लेट पे दिखाया गया, होल्स किया गया है, माइक्रो पिपेट से यहाँ पे सैंपल डाला जा रहा है। अगर मीडिया है जिसमें ग्रोथ कराने की क्षमता है बैक्टीरिया वगैरह को, एंटीबायोटिक वाला पोर्शन है। और यही विटामिन वाला भी हो जाएगा, विटामिन डालेंगे तो ग्रोथ होना चाहिए, और एंटीबायोटिक्स है तो किल हो जाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए ये टर्बिडीमेट्रिक वाला सिस्टम है। देखिए टर्बिमेट्रिक या फिर ट्यूब एस्से और ट्यूब एस्से मेथड। प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंपेरिजन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, या फिर विटामिन के केस में ग्रोथ को हम देखेंगे और एंटीबायोटिक्स में किल होने चाहिए। तो अंडर द एग्जामिनेशन टेस्ट एंटीबायोटिक विद द नोन कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड नोन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। ठीक है भैया, हमें इसमें फॉलो करना है, स्टैंडर्ड जो है उसी के हिसाब से जो है सैंपल वाले को करना है। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड मटेरियल में देखिए लिखा भी है, टेक अ बैक्टीरियल कल्चर विद न्यूट्रिएंट्स मीडियम। हाँ, हम बैक्टीरियल कल्चर यानी कि जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही है प्रॉपर न्यूट्रिशन मीडियम में लेंगे, पोषण मिलता रहे उसे। स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक और सिंपल सोल्यूशन ले लेंगे हम इन 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन, 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन में भी। जैसे कि 10 ml पिलाने से या फिर 10 ml डालने में ट्यूब में कितना बैक्टीरिया ग्रोथ हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, चेक करेंगे ना दोनों। और फिर 5 ml में, 2 ml में, 3 ml में, 1 ml में, ऐसे टेस्ट करेंगे अलग अलग मात्रा में एंटीबायोटिक को डाल के, ताकि हमें पता चले ना। अगर 2 ही ml एंटीबायोटिक डालने में हमें प्रॉपर इफेक्ट मिल रहा है तो 10 ml क्यों यूज करेंगे और वेस्ट करेंगे भैया, पैसा भी खर्च होगा और इम्यूनिटी भी खराब होगी पेशेंट की। तो ये चीज़ें डिफरेंट कंसंट्रेशन में इसलिए डालने बोल रहा है। एंटीबायोटिक सिंपल मीडियम कंसंट्रेशन, वही सेम चीज़ें। टेक अप्रॉक्स 5 to 10 2 सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब, 5 से 10 जो टेस्ट ट्यूब लेंगे 2 सेट में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स के लिए और सिंपल के लिए। तो ऐसे आप प्रॉपर चेक करेंगे। प्रोसीजर में वही है, फर्स्टली वी फिल द culture media and nutrients in the test tubes in equal amounts. After it we pour या फिर added the sample solution in different concentration and also compare the standard to simple solution, है ना। ये सब चीज़ आप लिखेंगे और लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में क्या लिखेंगे भाई, all the steps are properly follow as the standard way, then we observe the simple antibiotics या फिर simple vitamins are equally worked to the standard antibiotics या फिर vitamins. The result is positive या result is good। या फिर ये भी लिख सकते हैं आप, simple antibiotics या simple vitamins are passed in the assessment। बस यही सब मैटर है आपका, प्रॉपर आप लिख दीजिए, काम बन जाएगा भैया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपने ये पूरा 4th यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने समझा। कुछ कंफ्यूजन जो भी रहा होगा हो सकता है मैंने क्लियर किया हो, और कुछ अगर दिक्कत अभी भी रह गई हो भाई तो कमेंट जरूर करिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको चीज़ें। ओके ब्रदर, तो चलिए आप लोग पीसी फार्मा को शेयर भी करिए अपने क्लासमेट्स वगैरह को, बताइए उनको भी जो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और सपोर्ट करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लव यू टू ऑल, टेक केयर भैया, और पढ़ते रहिए और मस्त बने रहिए एकदम।